देखिए न्यूज हम लोग को जो देखने को मिल रही है तंजानिया से रिलेटेड। तंजानिया एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं पर ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है जांजीबार। क्या नाम है? जांजीबार, राइट। हम इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे, अफ्रीका नजर आएगा। अफ्रीका के साइड में मडागास्कर आइलैंड है। मडागास्कर आइलैंड के ऊपर तंजानिया कंट्री आपको दिखाई देगी, और उसी कंट्री में थोड़ा समुद्र की तरफ देखेंगे, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। उनमें से एक का नाम है जांजीबार, ठीक है। तो ये जांजीबार एक आइलैंड है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और तंजानिया के अंदर एक सेरेनगेटी नेशनल पार्क है और एक किलिमंजारो नेशनल पार्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस प्रकार की चीजें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं। न्यूज ये आई है कि इंडिया का पहला आईआईटी तंजानिया के अंदर जो है वो ओपन होने वाला है, राइट। इंडिया की तरफ से जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तंजानिया के जांजीबार में जो है वो ओपन होगा। और ये न्यू एजुकेशन या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, जो कि कहता है आपस में दो कंट्रीज के बीच में एजुकेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो प्रीलिम्स में स्पेशली आपसे पूछी जा सकती है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एंटार्क्टिका की एक ब्लड मिस्ट्री जो है वो रिजॉल्व हो गई है। इससे रिलेटेड हम लोग को जो है वो न्यूज देखने को मिली है, तो जिसमें ये चीज बताई जा रही है। पहले तो ये फोटो देखो आप, ये फोटो में ये एंटार्क्टिका की जो है वो फोटो है। एंटार्क्टिका में एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है, लोकेशन ये है। लोकेशन जो है वो ध्यान में रखना। आप अगर देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये आपको ऊपर प्यारा सा इंडिया जो है वो नजर आ रहा है। इसके बिल्कुल नीचे चले जाओ एंटार्क्टिका की तरफ, तो एंटार्क्टिका में यहीं पर ही आप जो है वो देखेंगे तो आपको टेलर ग्लेशियर जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर इस प्रकार से एक जगह से जो है वो इस प्रकार से पानी जो है वो निकल रहा है, लाल पानी, जो कि आप अभी जैसे ये मैप में टेलर की लोकेशन देखिए हमें टेलर ग्लेशियर, और यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो ब्लड जो है वो निकल रहा है। अब आप देखिए गौर से, ये जो ब्लड निकल रहा है, या फिर आप इसको बोलते हैं एंटार्क्टिका ब्लड फॉल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एंटार्क्टिका ब्लड फॉल कहाँ पर है, तो ये टेलर ग्लेशियर पर है। ये टेलर ग्लेशियर का जो है वो फीचर है। तो ये चीज जो है वो आप लोग को देखने को मिली। अब जो मिस्ट्री रिजॉल्व हुई है वो ये है कि इस टेलर ग्लेशियर के अंदर ये लाल कलर कहां से आ रहा है। तो यहाँ पर आयरन रिच नैनोस्फेयर्स हैं, यानी कि जैसे कि आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम के कुछ एलिमेंट्स हैं, जिनके मिक्सचर के कारण ये लाल कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसको आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। तो न्यूज ये है, सेल्वेक्स क्वेश्चन बनेगा, सेल्वेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो आपको ध्यान में रखना है इंडिया और यूएसए के बीच में हम लोग को सेल्वेक्स एक्सरसाइज देखने को मिलती है। इस एक्सरसाइज का पूरा नाम है INUSN। अब एन का मतलब क्या है? नेवी। तो इंडिया यूएस की नेवी एक्सरसाइज, मतलब कि ये एक नेवल एक्सरसाइज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, नौसेना की एक्सरसाइज है, राइट। इसका पूरा फुल फॉर्म है सेल्वेक्स का, INUSN, सेल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। इसमें इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जैसे कि समुद्र के नीचे माइंस है, राइट, जैसे लैंड माइन होती है ना कि कोई उस पर पैर रखते वक्त पड़ जाता है, वैसे समुद्र के नीचे भी होती है। अगर माइन बिछी हुई है या कोई भी एक्सप्लोजिव है, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, और अपनी अपनी नॉलेज जो है वो एक दूसरे की फोर्स के साथ शेयर करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। 10 दिन की एक्सरसाइज है, और अभी 2023 में इसका 7वां एडिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला है। क्लियर? देखो, हम बात कर रहे हैं लीगो इंडिया के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है वो एक नई ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि सिंपल शब्दों में लीगो इंडिया जो है वो एक रिसर्च सेंटर है, जहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स की रिसर्च की जाएगी, राइट। आज की डेट में अगर हम बात करें 2023 जुलाई की, तो आज की डेट में 3 ऐसी रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है, राइट, 3 जगह पर है। 2 ऐसी ऑब्जर्वेटरी यूएसए में है, और एक बन रही है महाराष्ट्र की हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, जो आपको ध्यान में रखना है। लीगो का फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या होता है? रिपीट करो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। हमें क्या समझ आ रहा है? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी मतलब एक रिसर्च सेंटर है जो ग्रेविटेशनल वेव्स की जो है वो रिसर्च करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? ग्रेविटेशनल वेव को जो है वो डिटेक्ट करना। ग्रेविटेशनल वेव की स्पीड बहुत तेज होती है। अब ये ग्रेविटेशनल वेव के फीचर बता रहा हूं, तो ध्यान में रखना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, बहुत तेज होती है। दूसरा, ये कैसे बनती है वेव्स, कैसे जनरेट होती है? तो स्पेस में जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, और या फिर इसको न्यूट्रॉन स्टार हम लोग बोलते हैं, जो आपस में टकराते हैं। तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना यह था
कि एक ऐसी वेव जनरेट होती है जो लाइट की स्पीड से तेज जो है वो दौड़ती है, या लाइट की स्पीड के बराबर, मतलब एक प्रकार से। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, तो इस पर रिसर्च होना शुरू हुई और 2015 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वेव को जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी वेव को हम लोग क्यों डिटेक्ट कर रहे हैं? तो वो इसलिए डिटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन वेव्स को स्टडी करके हमें ब्रह्मांड के बारे में पता लगे कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना कैसे है, राइट? और ये वेव जो होती है, ये तरंगें जो होती हैं वो काफी वीक होती है, काफी कमजोर होती हैं और इनको बहुत मुश्किल से जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये एक लेबोरेटरी कह सकते हो, आप रिसर्च सेंटर कह सकते हो, वो बन रहा है जहां पर इन वेव्स को जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सोलार फ्लेयर क्या होता है ये आपको पता है, राइट? सोलार फ्लेयर के बारे में मतलब सूरज जो है उससे क्या निकल रही है, आग की लपटें जो है वो निकल रही है। सोलार फ्लेयर जो है वो इसको कहते हैं कि सूर्य की तरफ से जो है वो आग की लपटों का निकलना। तो अभी हुआ यह है कि एक एक्स क्लास का सोलार फ्लेयर जो है वो उसने धरती पर हिट किया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर सोलार फ्लेयर धरती पर हिट करता है तो क्या हो सकता है? तो उस दौरान एक्सरे के रेडिएशन रिलीज हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज हो सकता है, नदर्न लाइट्स हम लोग को देखने को मिल सकती है। नदर्न लाइट मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पे हम लोग को लाइट्स देखने को मिलती है, एमिट होती है, जिसको ऑरोरास बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जो है वो जाना जाता है, राइट? लाइटें, चमकती हुई लाइटें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? शूटिंग स्टार्स भी काफी सारे लोग इसको जो है वो कहते हैं। वैसे शूटिंग स्टार एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है वो ऊपर आसमान में जो है वो अलग अलग प्रकार की लाइट जो है वो नजर आती है, बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है। और ये माहौल जो है वो इसलिए होता है क्योंकि काफी सारे हाइड्रोजन के साथ जो है वो काफी सारे एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और अलग अलग लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो वो जब टॉपिक आएगा तब हम लोग उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे, बट अभी का हमारा टॉपिक है सोलार फ्लेयर का। तो सोलार फ्लेयर के अंदर एक्सरे का इरप्शन हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज हुई, नदर्न लाइट्स देखने को मिली, राइट? रेडियो ब्लैकआउट हो गया करीब 1 घंटे तक एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, राइट? तो अभी जो रिसेंट सोलार फ्लेयर हिट किया उसके कारण से ये हुआ है। बट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ जरा सोलार फ्लेयर जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं? तो एक बी, सी, एम और एक्स क्लास के होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट करो, बी, सी, एम, एक्स क्लास के होते हैं। बी में अपन को धरती में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती, सी में हम लोग को स्पेस मिशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एम क्लास के अंदर रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है और स्पेस मिशन में प्रॉब्लम होती है, और सबसे खतरनाक है एक्स क्लास, जिसमें बहुत सारी चीज होती है, इवन इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाता है। डिस्कॉम कंपनीज वगैरह होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी या जनरेशन हाउस वगैरह जो होते हैं या वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो होते हैं, तो वो पूरे डैमेज हो जाते हैं। तो बड़ी मतलब एक्स क्लास जो है वो काफी डेंजरस क्लास जो है वो माना जाता है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट्स इट। तो देखिए, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। 2017 में क्या हुआ? राइट टू प्रिवेसी बोल दिया गया, फंडामेंटल राइट को। कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी के तहत आ गया। फिर एक कमिटी बनाई गई, जस्टिस फीक, भाई डेटा प्रोटेक्शन बिल किस तरीके का होना चाहिए। फिर 2021 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी और इस कमेटी ने एक नया वर्जन लेकर आ गया ड्राफ्ट का, यानी कि एक नया बिल जो है वो लेकर आ गए। फिर 2022 में इस बिल को जो है वो निकाल दिया गया। 2022 नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने नया ड्राफ्ट लेकर आया और 2023 में फाइनली ये बिल जो है वो अप्रूव हो गया है। तो अब हम देखेंगे आगे चल के कुछ समय बाद एक अच्छा आर्टिकल आएगा जिसमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजन है वो डिटेल में बताया जाएगा। इसमें एक दो प्रोविजन ऐसे भी बताए जा रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए तक का फाइन जो है वो चार्ज किया जाएगा कंपनी से। 250 करोड़, सोचिए आप, अगर वो कोई भी चूक करते हैं तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो काफी अच्छा ये कानून जो है वो आने वाला है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। लेट्स सी। अच्छा, ये स्लो हो गया थोड़ा। देखो, सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड ग्लोबल समिट हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस समिट के दौरान यूनाइटेड नेशन ने 51 रोबोट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिन्हें 2030 तक जो है वो अचीव करना है, राइट? तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये स्क्रीन। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है इंट्रोड्यूस किया कितने? 51 रोबोट्स को, राइट? किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट? और ये जो समिट हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए जल्द से जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। नहीं, ये स्लो चल ही रहा है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। न्यूज ये आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपना आखिरी
डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन जो है, डिक्लेयर्ड, राइट, ये ऐसा केमिकल वेपन है जिसके अंदर, मतलब रॉकेट के अंदर एक नर्व था, जीबी नर्व एजेंट। अब देखो नाम है नर्व एजेंट, तो इसका मतलब ये हम लोग को देखने को मिलता है कि ये नर्वस सिस्टम को जो है वो डैमेज करेगा। लैंग्वेज में मिलिट्री टर्म है, वैसे इसको सैरिन केमिकल के नाम से जाना है। किस केमिकल के नाम से जाना जाता है? सैरिन केमिकल, राइट। ये इसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, और मिनटों में, इसके एक्सपोजर से मिनटों में इंसान की जो है डेथ हो जाती है। तो ये काफी खतरनाक एजेंट है। तो ये आखिरी डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो खत्म कर रहा है। अब जब बात आ रही है केमिकल वेपन की, तो आपको कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। एक बेसिकली संधि है, एक पर्टिकुलर ट्रीटी है, आपस में कंट्रीज जो है वो ट्रीटी साइन करती हैं, राइट, और जिसके थ्रू इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी केमिकल वेपन जिन भी कंट्रीज ने पोजेस करके रखे, अपने बेसिकली कंट्रोल में करके रखे हैं, उन पूरे केमिकल वेपन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को केमिकल वेपन कन्वेंशन का देखने को मिलता है। इंडिया ने केमिकल वेपन कन्वेंशन को जो है वो साइन किया था 1993 में। कब साइन किया था? 1993 में। और केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, राइट, 1997 में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी कि संधि को जो है वो लागू करें, इन्फोर्स करें। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी कि ये जो एक, देखो इस तरीके से समझो, एक ट्रीटी है, मतलब कि एक संधि है, उस संधि के तहत एक संधि में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार के केमिकल वेपन का जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस भी कंट्री के पास जो भी केमिकल वेपन है उसको वो खत्म करेगी, नष्ट करेगी। पॉइंट 1 क्लियर हुआ? ये लिखा हुआ है। अब लिखी हुई चीजों को लागू करने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया, 1997 में एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन। क्या रखा? रिपीट करो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये एक बॉडी बन गई। इस बॉडी का काम क्या है? इस संधि को, इस ट्रीटी को जो है वो लागू करना, पहला। दूसरा काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये इंश्योर करना है कि कोई भी कंट्री किसी प्रकार से केमिकल वेपन को पोजेस ना करे, और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको देती है? डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट यूएन को जो है वो रिपोर्ट करता है, राइट। ये वाली चीज जो है वो समझ में आई। और हम लोग को जो है वो क्या चीज जो है वो देखने को मिली? इंडिया ने जैसे जो है वो 1993 में इसको साइन कर लिया था। अब इंडिया के पास भी होना चाहिए एक कानून। तो इंडिया ने सन 2000 में केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 पास कर दिया। फिर इंडिया ने जो है वो क्या किया? अब इंडिया को जरूरत थी कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है, इससे अगर कांटेक्ट करना है तो एक अलग अथॉरिटी होनी चाहिए, एक अलग ऑफिसर्स होने चाहिए जो इनसे बातचीत करें। तो हमने एक नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो बनाकर ये चीज कर दी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, और एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ क्लास के दौरान, वो पूरी चीजें जो है वो आपको कवर अप करके चलना है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि जैसे कि जो ये क्लास, जैसे कुछ स्टूडेंट है हमारे जो ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड है, बट वो यूट्यूब में जो है वो शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। तो यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो आपको काम जो है वो नहीं करेगा, काम के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही लिमिटेड न्यूज हम लोग जो है वो प्रोवाइड कराते हैं एक जनरल स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि इस तरीके से जो है वो तैयारी करनी है, और एक बेसिकली ओवरव्यू देने के लिए। वो बेसिकली यूट्यूब के वीडियोस जो है वो एक डेमो सेशन टाइप के है कि किस तरीके से हम तैयारी कराते हैं। बाकी जैसे यूट्यूब पे 10 मिनट का वीडियो आ रहा है, यहाँ पर आपकी जो पूरी क्लास है उसको अभी 1.5 घंटा हो गया, राइट, 1.5 आवर। तो आपको ये वाली क्लास है वो करनी है रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि बैच वाले स्टूडेंट्स को बैच वाली क्लास करनी है, क्योंकि इसी से आपको जो है फायदा मिलेगा, राइट। चलिए, बस आपके लिए बस ये आखिरी न्यूज थी। अब हम लोग जो है वो मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।